अब हम लोग पढ़ेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले क्या क्या चल रहा है। पहली बात तो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। यूएसएसआर दो पार्ट में बढ़ गया, ठीक है। यूएसएसआर का नाम क्यों लिया, इसलिए क्योंकि यूएसएसआर या रशिया हमारा बहुत अच्छा मित्र था हमेशा से, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त था, जो हर तरह की मुसीबतों में भारत का हमेशा उसने साथ दिया, ठीक है। हम जो भी आयात करते थे, चाहे वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हो गई, खाद्यान्न हो गए, या डिफेंस रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट्स हो गए, हम लोग वहीं से ज़्यादातर आयात करते थे शुरू से। तो जब ये डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तो यूएसएसआर कमज़ोर हो गया, ठीक। जब कमज़ोर हुआ तो हमारा ये एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक तरह से हमारे लिए झटका था। दूसरी तरफ 1991 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज़्यादा कम हो गया, अबाउट 1.2 बिलियन। 1991 में 1.2 बिलियन हो गया। वहीं आज अगर कंपेयर किया जाए तो आज लगभग 600 बिलियन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे, और उस टाइम 1.2 बिलियन। तो आप कंपेयर करो कितनी बुरी उस टाइम इकोनॉमी की हालत थी। ये इकोनॉमी की हालत कई कारणों से थी। एक ये कारण था कि गवर्नमेंट का बहुत प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी थी, कि मतलब बाहर की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसको यहाँ पे नहीं आने देना है। एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर थी, संरक्षणवादी नीति थी, जिससे ये था कि हम बाहर के जो लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो उनको यहाँ पे नहीं आने देंगे। ये डर क्यों था? क्योंकि अभी जल्दी हम लोग देश से आज़ाद हुए, तो हम लोग नहीं चाह रहे थे कि कोई बड़ी बड़ी कंपनीज आए और यहाँ पे बिजनेस करें, और हमारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो पनप रही हैं अभी देश के आज़ाद होने के बाद से, वो खत्म हो जाए अचानक से। इसलिए ऐसी नीति अपनाई गई। लेकिन जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर बने, उस टाइम ये डिसाइड किया गया कि अब टाइम आ गया है कि हम एलपीजी रिफॉर्म की तरफ जाएं। तो एलपीजी रिफॉर्म इस टाइम आया, इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब ये पॉलिसीज हमको बहुत उदार रखनी है, लिबरल पॉलिसीज रखनी है। प्राइवेट प्लेयर्स जो है, जो बिजनेस करना चाहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है, उनको छूट दी गई, ठीक। प्राइवेट प्लेयर्स जो निजी बिजनेस करने वाले लोग थे, जैसे टाटा, अंबानी, ये लोग बिजनेस करना शुरू किए। बाहर से लोग भी बिजनेस करना शुरू किए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हम अपने मार्केट को ग्लोबल मतलब मार्केट के लिए खोल रहे हैं, ताकि हम अपना सामान दूसरे यहाँ बेच सके और दूसरे लोग हमारे यहाँ सामान बेच सके। ये विन विन सिचुएशन था सबके लिए, कि अगर हम अपना कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं, तो हमारे पूरा दुनिया मार्केट हो गई ना। जब प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा तो ज़्यादा रेवेन्यूज आएंगे, जब रेवेन्यूज ज़्यादा आएंगे तो देश तरक्की करेगा, ठीक है। तो लिबरल पॉलिसीज एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों मिल करके एक इस आठवीं पंचवर्षीय योजना का एक आधारभूत ढांचा तैयार करती हैं, जिससे हमको आगे तरक्की मिलने में फायदा मिलता है। एलपीजी को हम अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना, एलपीजी रिफॉर्म या एलपीजी सुधार कब आया? इसी पंचवर्षीय योजना के समय आया था, ठीक है। एलपीजी अलग से पढ़ाएंगे, सिलेबस में दे रखा है पेट के, अलग से भी पढ़ाएंगे। तो इसको राव मनमोहन प्लान बुलाया जाता है। ये भी सवाल आ चुका है कि राव मनमोहन प्लान किसको बुलाया जाता है आठवीं पंचवर्षीय योजना में, और ये कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन प्रधानमंत्री था या कौन फाइनेंस मिनिस्टर था। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये भी सवाल आ चुका है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मानव संसाधन का विकास, ये उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में। प्रोजेक्ट एलिफेंट चला। एलिफेंट प्रोजेक्ट कई बार आता है यूपीएससी में, वो क्रोनोलॉजी लगाने में। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट इसी टाइम आया। इसका अधिनियम पास हुआ 1992 में। लेकिन स्थापना इसकी हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना रीजन क्या था? इसका फुल फॉर्म क्या सकता है पेट में? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। याद करो कि एक अभी सीरीज आई थी स्कैम 1990 समथिंग करके, हर्षल मेहता पे जो बनी थी, और वो जो
मूवी थी, वो हर्षद मेहता के ऊपर बेस्ड थी। और हर्षद मेहता ने कांड क्या किया था, स्टॉक में थोड़ा हेर फेर करके बहुत पैसा कमाया था, बहुत पैसा बनाया था। उस टाइम कोई ऐसा बॉडी, स्पेशलाइज बॉडी नहीं थी जो स्टॉक ब्रोकिंग में फ्रॉड को रोक सके। इसलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाई गई 12 अप्रैल 1988 में, और इसका जो एक्ट बना 1992 में बना। ठीक, अल्पसंख्यकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना 1992 में। 1992 में ये हुआ। फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आया था। लकड़वाला समिति, पॉवर्टी संबंधित कई समितियां बनी। ठीक है, पॉवर्टी संबंधित कई समितियां बनी हैं, जैसे लकड़वाला समिति, अलग समिति। तो ये अक्सर आता है, कालक्रम लगा पूछ देगा कि चार्ट दे देगा, बोलेगा किसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाइए। तो लकड़वाला समिति पॉवर्टी के लिए थी और ये बनी थी 1993 में। ठीक है, रुपया मौजूदा कीमतों पर पूरी तरह परिवर्तनीय बन गया। तो उरुग्वे राउंड कब, ये किससे रिलेटेड है? तो बहुत इजी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। इससे पहले 1947 के आसपास जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ बनाया गया था, और उस टाइम ये ट्रेड एंड टैरिफ के लिए था, खाली था। जो दो देशों के बीच में जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, उस पर टैरिफ वगैरह लगाने के संबंध में वो था GATT। लेकिन जैसे जैसे तरक्की हुई, सारे देश आगे बढ़े, देशों के बीच में बहुत तरह के ट्रेड होने लगे, व्यवसाय होने लगे, तो बहुत तरह के डिस्प्यूट भी होने लगे, लड़ाई झगड़ा भी होने लगा। तो उस सब को सेटलमेंट करने के लिए एक ऐसी संस्था बनाई गई जिसको बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संस्था, है ना, विश्व व्यापार संस्था हिंदी में कहा जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन GATT की जगह लेता है। कब? 1995 में। तो उरुग्वे राउंड चल रहा है। उरुग्वे एक देश है, उरुग्वे, वहां पे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब टेबल की चारों तरफ लोग बैठ करके बात कर रहे होते हैं। वहां पे एक उरुग्वे राउंड होता है, डिस्कशन होता है। वो वहां पे डंकल, एक अर्थर डंकल नाम के एक अर्थशास्त्री होते हैं, उन्होंने प्रपोजल दिया, डंकल प्रपोजल को नाम बोला जाता है, डंकल प्रपोजल। उसी प्रपोजल को मान करके ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जो बना कब? 1995 में। 1995 में इसी पंचवर्षीय योजना के समय में चीजें हो रही हैं। ठीक है, और क्या बना? एक ICICI बैंक बना, ICICI बैंक बना, चंदा कोचर, मुंबई। ठीक है, ज्यादातर फाइनेंशियल, जितने भी फाइनेंशियल मैक्सिमम बैंक जो है जिनका अच्छा खासा टर्नओवर है, और जैसे ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, जिनका अच्छा खासा नाम है, वो उनका सारा सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसलिए मुंबई को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। नवी पंचवर्षीय योजना इस टाइम, अभी देखो, अब ये भी हमको देखते रहना है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय में नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री। उसके बाद इसी दरमियान 1996 में कौन आए? वाजपेयी जी। सिर्फ 13 दिनों के लिए, सिर्फ 13 दिनों के लिए, सिर्फ 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने। उसके बाद लगभग 1 साल के लिए HD देवगौड़ा। तो इस पंचवर्षीय योजना में 3 प्रधानमंत्री, इस पंचवर्षीय योजना को 3 प्रधानमंत्री ने देखा है। पहले नरसिम्हा राव, फिर वाजपेयी जी, फिर HD देवगौड़ा। ठीक है, इसके बाद 1997 में कौन आ जाएगा? इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल 1987-1988 में आएंगे। उसके बाद वाजपेयी जी रहेंगे 6 साल लगभग। यहीं भी वाजपेयी जी के समय में ही APJ अब्दुल कलाम जी वो बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। नवी पंचवर्षीय योजना किसकी बात करता है? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। और पहली बार विकेंद्रीकृत योजना लाई गई। विकेंद्रीकृत योजना मतलब डिस्ट्रिक्टलाइज प्लानिंग। हमें बताया था, एक जब प्लानिंग कमीशन शुरू किया था, पंचवर्षीय योजना शुरू किया था, प्लानिंग कमीशन पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि प्लानिंग कमीशन कौन सा अप्रोच फॉलो करता है? टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। मतलब अब जैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्लान बनता है, प्लानिंग कमीशन राष्ट्रीय स्तर की बॉडी है, उसने कोई प्लान बनाया, बिना राज्यों के पूछे वो अपने हिसाब से प्लान बनाया, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से प्लान बनाया, फिर वो
प्लान सारे राज्यों को बांट दिया गया कि इस प्लान को पूरा करना है। इस पंचवर्षीय योजना में जो चीजें दी गई हैं, मुख्य बिंदुएं, जो भी चीजें हैं, मेन पॉइंट जो भी हैं, उन सबको पूरा करना 5 साल के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, सारे राज्य अपना अपना प्लान बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट से नहीं पूछेंगे। क्योंकि ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राज्यों से भी तो पूछना जरूरी है, क्योंकि जो डिमांड केरला की है वो डिमांड बिहार की नहीं है, वो डिमांड यूपी की नहीं है। केरला में अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, गुजरात में अलग तरह की प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जैसे गुजरात में बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत है, लेकिन यूपी बिहार में उतनी नहीं है। तो अगर हम कोई प्लान बना रहे हैं, पंचवर्षीय योजना लेके आ रहे हैं, और ऐसा प्लान बना रहे हैं जो वन साइज फिट ऑल है, वो सही नहीं होगा ना। समझ रहे, मतलब हर एरिया की अपनी रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट गोंडा की है वो रिक्वायरमेंट लखनऊ की नहीं है, इसलिए प्लान गड़बड़ था। टॉप डाउन अप्रोच नहीं होना चाहिए। नीति आयोग ने उसी चीज को खत्म किया। नीति आयोग ने क्या बोला, बॉटम अप अप्रोच, मतलब विलेज लेवल से प्लानिंग शुरू करो। विलेज की क्या नीड है, वो डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा, जो जिला पंचायत होता है ना, विलेज से जाएगा जिला पंचायत तक, जिला पंचायत भेजेगा मंडल तक, मंडल से जाएगा राज्य तक, राज्य से जाएगा सेंटर तक। इस तरह से प्लानिंग बनता है। तो प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज किया नीति आयोग ने, और ये किसी को बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। और जो प्लानिंग कमीशन फॉलो कर रहा था वो था टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, सेंटर से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से विलेज। तो यहाँ पे नवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार विकेंद्रीकृत योजना का हमको कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। पहली बार विकेंद्रीकृत योजना बनाई गई, और यहाँ इसी टाइम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण बनाया गया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक, ट्राई इसको बोलते हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। 1997 में बना, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और किसान क्रेडिट कार्ड आया, इसी समय किसान क्रेडिट कार्ड आया। किसान क्रेडिट कार्ड कौन लाया, नाबार्ड लाया, लेकिन इसकी संशोधित किसने दी, किसने रिकमेंडेशन दिया, आरबी गुप्ता ने इसकी रिकमेंडेशन दिया। आरबी गुप्ता ने इसकी रिकमेंडेशन दिए थे किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक, आरबी गुप्ता ने रिकमेंडेशन दिया। इसी समय भौगोलिक पहचान अधिनियम, भौगोलिक पहचान अधिनियम जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन एक्ट, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन एक्ट। जो जीआई टैग मिलता है ना, ये इसी के तहत मिलता है। जीआई टैग इसी के तहत मिलता है, भौगोलिक पहचान अधिनियम 1999। इसी समय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा को फुल फॉर्म आया था JPSSC में। ठीक है, और ये 2000 में आया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हमने बताया था विदेशी मुद्रा भंडार 1991 में बहुत कम हो गया। हमारे पास उस टाइम भी कोई ऐसी संस्था थी नहीं जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करे। फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए कोई संस्था ही नहीं थी, तो ये 2000 में बनाई गई। सोचो आज कितना है हमारा, लगभग 600 बिलियन है फॉरेन एक्सचेंज। उस टाइम 1.2 हो गया था, इतना कम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट भी बोलते हैं। आईटी एक्ट, आप सोशल मीडिया में कुछ भी ऐसे आपत्तिजनक चीज पोस्ट करेंगे तो आईटी एक्ट के तहत आपके अगेंस्ट केस हो सकता है। फिर आया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, विलेज एरिया में जो रोड बनाना था वो इसी टाइम आया था, पीएम ग्राम सड़क योजना। ठीक है, विलेज रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था, विलेज रोड कंस्ट्रक्शन। स्वाधार योजना आया 2001 में, स्वाधार योजना आया 2001 में, स्वाधार योजना 2001 में आया। फिर सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। आप थोड़ा याद करिए, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लोग पढ़ते हैं, 86वां संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया बताओ। तो इसमें क्या था, राइट टू एजुकेशन की बात की थी, राइट टू एजुकेशन की बात की गई और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बना। राइट टू एजुकेशन की बात की और राइट टू एक्ट बना, राइट टू एजुकेशन की बात की और राइट टू एजुकेशन एक्ट बना। ठीक है, तो 8 और 6 14, मतलब 6 से 14 ऐसे मैंने याद किया। 86 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 8 से 14, मतलब 14 तक बच्चों को पढ़ाना है। कब से, 6 से। तो सर्व शिक्षा अभियान जो आया 2001, 6 से 14 साल, इसमें बात की गई 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, यूनिवर्सल एजुकेशन देना। ये 2 बार आ चुका सवाल, यूरिया एनडीए में आया था प्रीलिम्स में, और 2013 में भी आया है प्रीलिम्स में, और 2013।
10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह। अब ये रहेंगे प्रधानमंत्री 2014 तक, ठीक है। तो इस टाइम ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा थी, इस टाइम ग्रोथ रेट मैक्सिमम थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सवाल आएगा कि किस पंचवर्षीय योजना के समय ग्रोथ रेट सबसे अधिक थी? तो मनमोहन सिंह के समय 2002 से 2007 के बीच में। उसका उद्देश्य क्या था इसका? अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना था। तो उद्देश्य क्या था? अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना था। अच्छा, एक चीज ये कि 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम रहेंगे। उसके बाद 4 के इलेक्शन में मनमोहन सिंह वापसी करेंगे। 2004 से लेकर 2014 तक, जब तक मोदी जी नहीं आ जाएंगे तब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने रहेंगे, ठीक है। तो अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना है और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है, रीजनल डिस्पैरिटी को कम करना है। रीजनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो ज़्यादा डेवलप्ड है और पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत कम डेवलप्ड है। इसके रीजन कई भी है, लेकिन ये एग्जाम्पल दे रहे क्षेत्रीय असमानता होता क्या है, ठीक है। उसका परिसीमन अधिनियम आया, परिसीमन अधिनियम जिसको बोलते हैं डिलिमिटेशन एक्ट आया। कब आया? 2002 में। डिलिमिटेशन एक्ट है 2002 में। डिलिमिटेशन एक्ट क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जिसमें इलेक्शन हो रहा है, जैसे गोंडा में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, तो पॉपुलेशन के आधार पे वो बटा होता है। तो ये हर 25 साल पे या 20 साल पे पॉपुलेशन के आधार पे उसको रीएडजस्ट किया जाता है कि अब अगर एरिया ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको 5 पार्ट में बांट सकते हैं या 6 पार्ट में बांट सकते हैं। तो ये डिसाइड कौन करता है? ये डिलिमिटेशन एक्ट या परिसीमन अधिनियम डिसाइड करता है। 2002 में बना था ये एक्ट, इसी पंचवर्षीय योजना के समय। कंपटीशन एक्ट 2002 में आया था। कंपटीशन एक्ट का मतलब होता है जो कंपनीज हैं या कोई भी ट्रेड है तो वो हमेशा फेयर रहे, जस्ट रहे। ऐसा ना करे कि अगर मान लो 2 कंपनी है, टाटा और रिलायंस, और टाटा ने कोई भी सामान बहुत ज़्यादा सस्ते में बेच रहा है, अगर मान लो अगर वो 5 रुपये का सामान 2 रुपये में बेच रहा है तो बाकी कंपनीज तो खत्म हो जाएगी ना, ठीक है। तो फेयर कंपटीशन रहे, कंपनीज के बीच में फेयर कंपटीशन रहे, उसके लिए उसको रेगुलेट करने के लिए कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में। सरफेसी एक्ट आया। सरफेसी एक्ट का वो है कि जैसे बैंकों में जो लोग लोन लेते हैं तो लोन दे नहीं पाते हैं बहुत से लोग, तो क्या होता है? वो लोन क्या बन जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्योंकि जो लोन दिया जा रहा है, बैंक के द्वारा जो लोन दिया जा रहा है वो क्या है? वो बैंक के लिए एसेट्स हैं। लेकिन अगर वो एसेट्स डूब गया, कोई भाग गया, ललित मोती बन गया, तो क्या होगा? वो पैसा डूब जाएगा। उसको बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। 90 दिन के बाद उस पैसे को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है। तो सरफेसी एक्ट 2002 ने क्या किया कि उस एनपी जो पैसा बन किया है उसको रिकवर करने के लिए इसने पावर दे दी कंपनीज को कि तुम वसूल करो, ठीक है। धन शोधन निवारण अधिनियम आया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में ये भी आया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। जैविक विविधता अधिनियम, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया, ठीक है। सेल्फ कंपटीशन एक्ट, परिसीमन अधिनियम, डिलिमिटेशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, सरफेसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, और राजकोषीय उत्तरदायित्व और व्यय प्रबंधन अधिनियम, ये सारे 2002-2003 में आए, ठीक है। आगे चलकर पूरा मॉडल दिया था किसने? अब एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरा मॉडल दिया था। हमें बताया था वाजपेयी जी के टाइम में ये क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने एक मॉडल दिया, पूरा मॉडल, मतलब प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। जो सुविधाएं अर्बन एरिया में हैं, शहरों में हैं, वही सुविधाएं गांव में दिया जाए, इसके लिए उन्होंने पूरा मॉडल दिया था, पूरा मॉडल। एक सच्चर कमेटी बनाई गई थी 2005 में। सच्चर कमेटी 2005 बनाई गई थी। इसी के समय किस लिए थी? अल्पसंख्यकों के लिए, खासकर मुस्लिम्स के लिए थी। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, जिसको बोलते हैं पॉस्को एक्ट,
प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 में आया था, 2005 में आया था, जिसको बोलते हैं पॉस्को एक्ट शॉर्ट फॉर्म में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, कहीं भी लैंडस्लाइड आ जाए या सुनामी आ जाए या बाढ़ आ जाए तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू उस जगह को मैनेज करेगा। क्या मतलब पैसे भेज करके, सेना भेज करके या सुविधाएं भेज करके, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पावर देता है किसको? गवर्नमेंट को। सूचना का अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये भी इसी टाइम, इसी पंचवर्षीय योजना के समय आया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया। फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, देखो स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन वाली पॉलिसी थी ना, वो पहले आ गई थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली जो पॉलिसी थी वो पहले आ चुकी है। कब आई है? 2000 में आई है। एसईजेड की जो पॉलिसी है, एसईजेड की पॉलिसी 2000 में आई है, पॉलिसी 2000 में आई थी, लेकिन इसको एक अधिनियम में कन्वर्ट किया गया 2005 में। और सवाल ये कई बार आया कि पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कब बनाया गया था? पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्या बोलते थे? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है। ये बनाया गया था कांडला गुजरात में, कांडला गुजरात में, कांडला गुजरात में सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया गया था। फिर मनरेगा एक्ट आया 2005 में, जो क्या बोलता है, 10वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ लेते लोग। मनरेगा एक्ट आया था 2005 में, मनरेगा एक्ट आया 2005 में, मनरेगा एक्ट आया 2005 में, इसी पंचवर्षीय योजना के समय में आया। मनरेगा एक्ट का काम क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार से किसी को असंगठित क्षेत्रों में 100 दिन का काम कंपलसरी दिया जाएगा, 100 दिन का काम कंपलसरी दिया जाएगा, मैंडेटरी था वो, ठीक है। तो मनरेगा एक्ट 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम जो भी चल रहा है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया, ये 2005 में आया। इसका काम क्या था? ग्रामीण में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं जो थी, आधारभूत संरचना, उसको प्रोवाइड करना था, वहां पे देना था, ठीक है। कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन पे एक समिति बनाई गई, उसका अध्यक्ष कौन था? रंगराजन। इन्हीं रंगराजन के सिफारिश पे, इन्हीं की समिति के अनुशंसा पे 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आएगा 2013 में, ठीक। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आया 2005 में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 में, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट राइट एक्ट आया, वन अधिकार अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम आया, ठीक। और सूक्ष्म लघु मध्यम अधिनियम, एमएसएमई एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट आया 2006 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन आया 2005-06 में, ठीक है। ये यूपीएस में आ चुका है 2016 में। एक छूट रहा है, वो है आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना 2007, 2 अक्टूबर 2007 में आया, 2007 में ही आया, कंफर्म कर लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना, हाँ, आम आदमी बीमा योजना, हाँ, 2 अक्टूबर 2007 में आया, 2 अक्टूबर 2007 में आया। तो ये पूरा पंचवर्षीय योजना हो गया। अब पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, उस टाइम पीएम थे कौन? मनमोहन सिंह पीएम थे, मनमोहन सिंह जी पीएम थे। और तेज और अधिक समावेशी विकास, फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका उद्देश्य था, कई बार आया एग्जाम में। और इस टाइम साक्षर भारत अभियान योजना लागू हुई थी, साक्षर भारत अभियान योजना 2009 में आई थी, ये 13 में आ चुका है एग्जाम में, 2013 के एग्जाम में आ चुका है। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2014 से 17 के बीच में लागू हुई, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2014 से 17 के बीच में लागू हुई। इस टाइम कौन? 2014 में लैंडस्लाइड विक्ट्री किसको मिली? नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। और ये बन गए पीएम। इसके बाद पंचवर्षीय योजना भी खत्म
उसके बाद नीति आयोग आ गया, योजना आयोग भी खत्म, राष्ट्रीय विकास परिषद भी खत्म, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो सब खत्म, नीति आयोग आ गया। अब नीति आयोग काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर भी रहा है। उसका अलग अलग जो जितनी भी योजना आयोग की कमियां थी वो सारी कमियां नीति आयोग ने दूर करी, और उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग भी हम लोग पढ़ेंगे अलग से। इसका क्या लक्ष्य था? सतत विकास और अधिक समावेशी विकास पर केंद्रित था। फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये था। और एक सवाल उन्होंने पूछा था कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन किस पंचवर्षीय योजना में आया, वहां पर हमने छोड़ दिया था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आया, 10वीं पंचवर्षीय योजना में आया, और ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था। आर्टिकल 21 में इसको जोड़ दिया गया, ये बन गया फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट बन गया। तो हमने ट्रिक बताई थी, कैसे आया था ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। तो 8 से 14 होता है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 8 से 14 होता है। अब पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, कोई भी बुक उठाना है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव घटना चेक ज़्यादा बेटर मानी जाती है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज़्यादा अच्छे होते हैं। उठाओ और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। यूपीएससी पेट का, जो भी पेट का एग्जाम दे रहे हैं वो पेट का पेपर उठाएं, पूरा लगा डालें जितना भी सेट है। आर दे रहे हैं, आर लगा डालें अच्छे से, पीसेस दे रहे पीसेस लगा डालें, और 99% सवाल जो है आपको यहीं से मिलेंगे, इससे बाहर का नहीं मिलेगा।